हेलो बच्चों। बेटा आज हम लोग डेथ ऑफ अ पार्टनर का टॉपिक करेंगे। और ये हमारा पूरा टॉपिक बेटा हम आज ही फिनिश करेंगे और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं बेटा, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर बेटा, अगर आपको टॉपिक समझ में नहीं आता है तो ये बेटा आपका लास्ट वीडियो होगा, जिससे आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट इसमें क्लियर होगा। इसमें पूरे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे और आपको पूरी प्रैक्टिस भी करने को मिलेगी। अब पहले बेटा इसके कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दीजिए कि ये होता क्या है टॉपिक। डेथ ऑफ अ पार्टनर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि अगर कोई पार्टनर काम करते हुए फर्म के बीच में अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में उसका सेटलमेंट किस तरीके किया जाएगा। ऑब्वियसली उस पार्टनर की तो डेथ हो चुकी है, तो ये जो सेटलमेंट होती है ये उसके फैमिली वाले पर्सन जिनको हम लोग अकाउंट्स के लैंग्वेज में बोलेंगे बेटा एग्जीक्यूटर। तो एग्जीक्यूटर्स को हम लोग उसकी पेमेंट करते हैं। तो ये सब पेमेंट कैसे की जाती है और इसको क्या क्या पे करना पड़ता है, ये सब हम लोग बेटा अपने इस वीडियो के अंदर चेक करें। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर आपको कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। डिसीज पार्टनर मतलब जिसकी डेथ हो चुकी है उसका आपको कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। बेटा ये सारे नोट्स आप लोग साथ के साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट करना चाहेंगे वो और ज्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद जब आपका पूरा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो जाता है, आप सब कुछ उसको ट्रांसफर कर देते हो, जो जो उसके एग्जीक्यूटर को पे करना है वो सब उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। एंड में जो उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा वो एक एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जो भी उसके लेगल है। सच पेमेंट, अब जो उसको एग्जीक्यूटर को पैसा पे करना है वो आप बेटा लमसम भी कर सकते हो और इंस्टॉलमेंट भी कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस में जो इंस्ट्रक्शंस गिवन होंगे उनको फॉलो करना है। 90% क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को ये चीज नहीं बोली जाती। बाकी ये एग्जीक्यूटर अकाउंट आपका सेम वैसा ही एक लोन अकाउंट होता है जो आप लोग इससे पहले वाले टॉपिक्स में बना चुके हो। तो अगर आपको उसके रिगार्डिंग डाउट है तो बेटा उसका वीडियो का लिंक मैं इसके अंदर शेयर कर दूँ। अब अब अगर हमें अमाउंट पे करना है तो जिस पार्टनर की डेथ होती है तो उसको कुछ पेमेंट्स भी हमें करनी पड़ती हैं, कुछ उससे हम रिकवरीज भी करते हैं। तो जो पेमेंट हमें एक पार्टनर को करनी पड़ती है बेटा, उसके लिए ना आप ये एक शॉर्ट एब्रिविएशन ये निमोनिक याद रख सकते हो कि एक पार्टनर की डेथ के टाइम पर आपको उसे क्या क्या पे करना है। तो बेटा ये 6 टर्म्स होती हैं जो आप लोगों को पे करनी पड़ती है। तो हर एक टर्म का क्या क्या मीनिंग है। यहाँ सी का मतलब है उसकी कैपिटल पे करनी पड़ती है। आर का मतलब रिजर्व का उसका शेयर देना पड़ता है। आई का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ता है। एस का मतलब उस पार्टनर को आप शेयर इन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स वगैरह देते हैं। पी का मतलब, पी का बेटा स्किप किया हुआ है क्योंकि पी एक इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर। जी में हम लोग शेयर इन गुडविल देते हैं उसका, जिस पार्टनर की डेथ हो चुकी है उसको उसका गुडविल का शेयर दिया जाएगा। इट मीन ये सारे पॉइंट्स वही हैं बेटा जो आप लोग रिटायरमेंट तक के टॉपिक में पहले भी करके आए हुए हैं। इसमें नया कंसेप्ट कौन है? इसमें नया कंसेप्ट है बेटा ये जो पी वाला टर्म आप लोग डिस्कस कर रहे हैं ना बेटा, ये नया पॉइंट है। इसकी कैलकुलेशंस आपको ध्यान से करनी होती है। तो ये जो पी पॉइंट है ये होता क्या है बेटा, प्रॉफिट शेयर अप टू द डेट ऑफ डेथ। अप टू द डेट ऑफ डेथ का मतलब क्या है यहाँ पर? देखो बेटा रिटायरमेंट जो होता था ना वो जनरली क्या होता है, या तो फर्स्ट डे ऑफ द ईयर होता है या फिर लास्ट डे। अब डेथ की कोई टाइमिंग तो फिक्स है नहीं। हमने क्या किया, 31 मार्च को अपने अकाउंट्स प्रिपेयर किए। 31 मार्च को हमने अपने लास्ट ईयर के अकाउंटिंग्स को क्लोज कर दिया। और उस पार्टनर की डेथ कब हो गई? उस पार्टनर की डेथ हो गई, एज्यूम कर लेते हैं बेटा हम लोग 31 जुलाई को उस पार्टनर की डेथ हो गई। तो इट मींस ये जो यहां से लेकर यहां तक का टाइम है, अप्रैल, ठीक है, मई, जून और जुलाई का मंथ वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो जहां तक उसकी डेथ हुई है ना बेटा, ये 4 मंथ्स जो है, इन 4 मंथ्स का जो आपको उस पार्टनर को प्रॉफिट देना पड़ेगा, क्योंकि 4 मंथ तक फर्म ने बिजनेस तो किया ही है। तो उसका जो प्रॉफिट का शेयर है वो उस पार्टनर को देना होता है। तो उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है बेटा, ये पॉइंट आपके लिए बिल्कुल नया कंसेप्ट होगा। बाकी सब कुछ आप लोग इसमें डिस्कस कर चुके हो। लेकिन बेटा जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि आपको इस वीडियो के बाद कोई और पॉइंट की दिक्कत नहीं रहेगी, तो बेटा ये सारे पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किए। ठीक है, तो आप एंड तक इसमें बने रहिए और इसको ध्यान से नोट्स बनाते हैं। तो इसको हम लोग फुल फॉर्म में बोलेंगे बेटा क्रिस्प जी। ठीक है, तो ये क्रिस्प जी में आपको सारे वर्ड्स के मीनिंग क्लियर। ठीक है, ये लीजिए बेटा सारे के सारे वर्ड्स एक साथ हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते। नेक्स्ट, अब ये तो सारी की सारी वो पेमेंट्स है जो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे, यानी कि जो आप पार्टनर को पे करोगे। लेकिन पार्टनर से आप कुछ चीजें रिसीव भी करोगे, रिकवरी भी करोगे। अब रिकवरी कौन कौन सी चीज की होगी, वो डेबिट साइड में आएगी, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। तो ये लीजिए बेटा ये सारे वही पुराने टर्म्स हैं।
अब एक एक करके बेटा इन टर्म्स को रिवाइज करते जाओ, इनको रिवर्स करते चले जाओ। कैपिटल, कैपिटल का रिवर्स क्या होता है? इस क्रिस्प जी को अब इग्नोर कर दीजिए। कैपिटल का रिवर्स क्या होता है? ड्राइंग। ठीक है। रिजर्व, रिजर्व का उल्टा क्या हो जाएगा? पी एंड एल का डेबिट बैलेंस। लॉसेस वगैरह हो सकते हैं तो लॉसेस में उसका जो शेयर होगा वो उसको रिकवर किया जाएगा, वो कैपिटल अकाउंट में किधर आएगा? डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएगा। शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट की जगह क्या हो जाएगा? शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस हो जाएगा। शेयर इन गुडविल, अब ये गुडविल वो होती है बेटा जो एडजस्टमेंट्स वाली है, लेकिन अगर गुडविल बैलेंस शीट के अंदर गिवन है तो वो हमारी डेबिट साइड में आ जाएगी। और अगर प्रॉफिट की जगह लॉस का शेयर हुआ तो वो आपको वो भी डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है। शेयर इन गुडविल जो कि बैलेंस शीट के अंदर गिवन। ठीक है। तो बेटा ये पॉइंट लर्न करने की आपकी टेक्निक रहेगी। क्रिस्प जी फॉलो करने से आपको क्रेडिट साइड याद हो जाएगी, उनका रिवर्स करने से आपको डेबिट साइड याद हो जाएगी। तो इट मीन्स आपको अकाउंट तो पूरा ही कंफर्म हो चुका है। उसके बाद आप लोग इतना भी जान चुके हैं कि इसका जो बैलेंस होगा वो एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए। ठीक है। तो बेटा लेजर तो पूरा आपके माइंड में होना चाहिए। अब हमें प्रॉब्लम ये है कि हमें इनकी कैलकुलेशंस कैसे करनी है। तो बेटा वन बाय वन हम लोग एक एक पॉइंट को एक एक करके डिस्कस करें कि जब एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसकी कैपिटल उसके एग्जीक्यूटर को दी जाती है। ये कैपिटल आप कहां से लाओगे? आपको सिंपली बेटा कॉपी करना है। आपको एक बैलेंस शीट गिवन होगी, उसके अंदर लाइबिलिटी साइड में जो कैपिटल गिवन होगी उसमें से जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसकी कैपिटल को अलग से कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देना है। इसका नेम आप लोग क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी। ठीक है। अगर अगर ड्राइंग गिवन है तो बेटा ड्राइंग्स बैलेंस शीट के अंदर गिवन है तो उनको डेबिट साइड में लिख देना। तो ये दोनों ही चीजें बेटा आपको बैलेंस शीट के अंदर मिलेंगी। कोई फॉर्मूला वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है इसके लिए बेटा, सीधा ही वैल्यू कॉपी करनी। कैपिटल डन। एक पॉइंट कंप्लीट हो चुका है बेटा 6 में से। अब दूसरा पॉइंट बेटा आप लोगों ने इसके रिगार्डिंग डिस्कस किया था कि हमें रिजर्व्स वगैरह का ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो बेटा ये फॉर्मूला है आप लोगों को रिजर्व्स के लिए, अगर आपको अमाउंट कैलकुलेट करनी है। जिस पार्टनर की डेथ हुई है रिजर्व्स आपको कहां पर मिलेंगे बेटा? रिजर्व की वैल्यू आपको बैलेंस शीट के अंदर मिलेगी, बैलेंस शीट में ये वैल्यू मिलेगी। उस बैलेंस शीट का रिजर्व का मीनिंग क्या होता है? रिजर्व का मतलब होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ऐसे प्रॉफिट्स जो आप लोगों ने पार्टनर्स में अब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए। तो अब तक अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए तो आप कर दो ना। तो रिजर्व डिसीज पार्टनर शेयर जो उसका प्रॉफिट का शेयर है उससे मल्टीप्लाई करो, वैल्यू आ जाएगी। और उस वैल्यू को क्या करेंगे? क्रेडिट साइड में शो कर देंगे। सिमिलरली लॉस के लिए डेबिट साइड में शो कर देंगे। नेक्स्ट, अगला पॉइंट आता है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशंस कैसे होगी? इसके लिए बेटा आप लोग ये फॉर्मूला फॉलो करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। कैपिटल आपको बैलेंस शीट में मिलती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको एडजस्टमेंट्स में देगा, नंबर ऑफ मंथ्स बेटा ये आपको कैलकुलेट करने ही पड़ेंगे। और ये बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, बच्चे यहाँ बहुत गलतियां करते हैं बेटा। सबसे पहले ये चेक करना बेटा लास्ट बैलेंस शीट हम लोगों ने कब बनाई है, ये चीज देखकर। और फिर उसकी डेथ की डेट को भी चेक कर लीजिएगा। और जितने भी बीच में मंथ्स हैं उन मंथ्स के साथ यहाँ कैलकुलेशन अप्लाई कर दीजिए। ठीक है। लास्ट बैलेंस शीट को बेटा मैं क्यों पॉइंट आउट कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार ये 31 मार्च भी होती है और कई बार एक दो क्वेश्चन में वो 31 दिसंबर भी मेंशन कर देते हैं। तो जब वो दिसंबर मेंशन करते हैं ना तो बहुत बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, क्योंकि आपको हैबिट होती है मार्च ऑनवर्ड्स काउंटिंग करना। तो ये बेटा स्टेटमेंट के अंदर आपको ध्यान से फोकस करना है कि आपका जो लास्ट बैलेंस शीट है वो किस डेट को बना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डन। सिमिलरली बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए भी सेम फॉर्मूला रहेगा, तो मैंने राइटिंग नहीं किया, ये आप लोग अपने आप इसको नोट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं रहेगा बेटा। ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू नंबर ऑफ मंथ्स टिल द डेट ऑफ डेथ डिवाइडेड बाय 12। इसके बाद रिवैल्यूएशन, एसेट्स और लाइबिलिटीज को हम लोग क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको बेटा रिवैल्यूएशन का अकाउंट बनाना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद आप उसमें प्रॉफिट या लॉस की कंप्यूटेशन करोगे। कैसे कंप्यूटेशन करोगे बेटा? बहुत ही सिंपल है, इसका एक सेपरेट वीडियो भी है आप लोगों के पास। एसेट्स की वैल्यू अगर ज्यादा होती है तो इट मीन्स वो हमारे लिए प्रॉफिट होता है। एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है ये लॉस होता है। एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड में आएगी, डिक्रीज तो डेबिट में आएगी। सिमिलरली अगर हमारी लाइबिलिटीज की वैल्यू जो होती है, अगर लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होती है तो लॉस है। और अगर हमारी लाइबिलिटीज की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है तो इट मीन्स ये हमारे लिए प्रॉफिट है।
अगर क्रेडिट का टोटल मतलब इनकम्स का टोटल अगर एक्सपेंसेस के टोटल से ज्यादा है तो इट मींस ये हमारे लिए प्रॉफिट होगा, बैलेंसिंग फिगर। और अगर लॉसेस का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट साइड का कम है तो ये हमारे लिए लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होता है। तो बेटा ये आपका फॉर्मूला था जो आप लोग अपने इस टॉपिक के रिगार्डिंग पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को करने के बाद अगर हम इसको फॉर्मूला वाइज अगर कैलकुलेट करें तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आप लोगों ने कैलकुलेट किया बेटा? मैंने एक दिया आप लोगों को, उसके बाद बेटा फॉर्मूला लगाना मत भूलिएगा। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट स्टार बेटा मैंने इसलिए लगाया क्योंकि आपको रिवैल्यूएशन की कैलकुलेशन आनी चाहिए, ठीक है। और अगर लॉस होगा तो डेबिट में आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय द डिसीज पार्टनर शेयर इन द PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो उसका हिस्सा है वो आप उसको दे दीजिए। नेक्स्ट अगला पॉइंट है बेटा गुडविल के रिगार्डिंग। गुडविल के रिगार्डिंग बेटा जो आप चैप्टर सेकंड के अंदर एंट्रीज करते हैं बेटा यहां तक वही एंट्रीज पास होती रहती है, ठीक है। और मैं ये प्रेफर करता हूं बच्चों को कि गुडविल के रिगार्डिंग जर्नल एंट्री जरूर करिए, चाहे रफ वर्क में करिए, आपसे पेपर में नहीं पूछता बेटा आप एंट्री करिए क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो एंट्री क्या होती है? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और इससे अमाउंट क्या निकलेगी, अमाउंट कैसे कैलकुलेट करनी है बेटा? वर्ड्स नोट करिएगा ध्यान से। फर्म की गुडविल, जो हमारी फर्म की गुडविल है उसको गेन के शेयर से मल्टीप्लाई करोगे तो गेनिंग पार्टनर का अमाउंट निकल आएगा। अगर हम फर्म की गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के शेयर के साथ, सैक्रिफाइसिंग जो शेयर है उसका, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल गुडविल के रिगार्डिंग वैल्यू निकला। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ठीक है, क्योंकि गेन करने वाला पार्टनर पे करता है और सेक्रीफाइस करने वाला पार्टनर गुडविल का पैसा रिसीव करता है। अब मैंने ये वर्ड्स क्यों यूज किए हैं? अगर आप अपनी बुक की लैंग्वेज में जाओगे बेटा वहां आप लोगों को ये वर्ड्स मेंशन मिलते हैं, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर या फिर डिसीज्ड पार्टनर। लेकिन बेटा मैं ये वर्ड्स यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये वर्ड्स कई बार बेटा फेलियर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा एग्जैक्ट नहीं रिजल्ट देगा, लेकिन ये जो आप गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग लर्न करेंगे बेटा ये आपको 101% क्वेश्चंस के अंदर करेक्ट रिजल्ट्स पॉइंट आउट करे, ठीक है। और इसका बेटा क्या रीजन है? तो जो बच्चे बेटा बिल्कुल एक एक क्वेश्चन पीछे से करके आए हुए हैं, अभी रिटायरमेंट आप लोग इससे पहले एडमिशन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर चुके होते हो, तो बेटा आपने उन टॉपिक्स में देखा होगा कि कई बार जरूरी नहीं है कि हमेशा रिमेनिंग पार्टनर्स को गेन ही, कई बार रिमेनिंग पार्टनर में से भी कोई एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर देता है, तो वहां पर बुक की ये लैंग्वेज फेल हो सकती है, लेकिन हमारी ये एंट्री कभी भी गलत नहीं होगी। तो आपको बेटा हमेशा यही फॉलो करना है, गेनिंग कैपिटल डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। अमाउंट कैसे निकालनी है? फर्म की गुडविल मल्टीप्लाइड बाय द गेन का शेयर, जो भी गेन का शेयर है, गेन और सेक्रीफाइस का शेयर कैसे निकलेगा बेटा? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अगर पॉजिटिव आया तो वो सेक्रीफाइस है और अगर वो नेगेटिव आया तो इट मीन्स उस पार्टनर ने क्या किया? गेन। तो इससे ज्यादा बेटा और कैलकुलेशन सिंपल नहीं हो पाएगी। और मेन कैलकुलेशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सारे पॉइंट्स जो मैंने अभी तक डिस्कस किए शायद आप लोगों को पहले भी आते होंगे, जो बच्चे अच्छे से अपने चैप्टर्स करके आए हुए हैं डेफिनेटली वो उनके बारे में जानते हैं ये, लेकिन ये पॉइंट बेटा सबको ध्यान देना पड़ेगा। तो प्रॉफिट का शेयर अप टू द रेट ऑफ डेथ कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? इसके बेटा दो तरीके होते हैं, क्योंकि हमारे इस पार्टनर की डेथ ईयर के बीच में हुई है। लास्ट बैलेंस शीट हम लोग मान के चल रहे हैं बेटा, हमने 31 मार्च को प्रिपेयर की, और पार्टनर की जो डेथ हुई है, पार्टनर की डेथ हुई है 31 जुलाई। तो बीच में जो मंथ्स रह चुके हैं वो है अप्रैल, उसके बाद मई, उसके बाद जून और उसके बाद जुलाई। ये जो 4 मंथ्स है ना बेटा, इन 4 मंथ्स का जो भी हमारी फर्म ने प्रॉफिट कमाया, इस प्रॉफिट की एग्जैक्ट कैलकुलेशंस जो होंगी वो हमेशा ईयर के एंड में होती है, क्योंकि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर के एंड में बनाएगा। तो ये जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन है हम वो करंट ईयर में तो कर नहीं पा रहे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिस यानी कि अजम्पशन फॉलो करते हैं, कि टाइम बेसिस अजम्पशन या फिर सेल्स बेसिस अजम्पशन, जो कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट पर की जाती है, कि जैसा हमने लास्ट ईयर प्रॉफिट कमाया वैसा ये प्रॉफिट हम लोग करंट ईयर में भी कमाएंगे, ठीक है।
और बेटा ये जो प्रॉफिट का शेयर है ना, ये हम लोग सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर मान लो थोड़ी देर के लिए ए बी सी तीन पार्टनर हैं और डेथ हो रही है सी की, तो सिर्फ सी के लिए कंप्यूट करना, ए और बी तो बिजनेस में है ना, तो ये ईयर के एंड में अपने आप प्रॉफिट लॉस बांटते रहेंगे बेटा। तो आपको सिर्फ सी के लिए अभी प्रॉफिट देना है, क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी है और उसके फैमिली वालों को पैसे देकर अकाउंट को सेटल करना है। तो ये लो भाई तुम्हारे पैसे और तुम जाओ यहां से। ठीक है। तो ये सब सिस्टम लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स की एजम्पशंस पे किया जाता है। और एजम्पशन कितने तरीके की हो सकती है, या तो टाइम बेस्ड हो सकती है या फिर सेल्स बेस्ड हो सकती है। अब टाइम बेस्ड है या सेल्स बेस्ड है बेटा, ये आपको क्वेश्चंस में गिवन मिलेगा। और अगर ना गिवन हो तो बेटा हम लोग टाइम बेस्ड को ही फॉलो करते हैं। ठीक है। कंफर्म बेटा यहां तक? तो टाइम बेसिस और सेल्स बेसिस ये हमारे मेन नए टॉपिक हैं जो हमें इस चैप्टर के लिए करने हैं। तो टाइम बेसिस प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट कैसे किया जाएगा बेटा, इसका फॉर्मूला फॉलो करना है, सिंपल फॉर्मूला फॉलो करना। क्या फॉर्मूला है? लास्ट अकाउंटिंग ईयर में कितना प्रॉफिट कमाया, पहले ये देख भाई, पिछले साल कितना प्रॉफिट कमाया, लास्ट अकाउंटिंग ईयर में कितने मंथ्स थे। अब जनरल सी बात है भाई, लास्ट ईयर में कितने मंथ्स थे, तो लास्ट ईयर अगर आपने पूरा साल काम किया होगा तो भाई 12 महीने होंगे। और अगर पार्टनरशिप में लास्ट ईयर शुरू करी है तो हो सकता है कि आपने पिछले साल बेटा 5-6 महीने काम किया हो, 8 महीने काम किया हो, तो वो डिफरेंट भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली 12 नहीं लिखा, लास्ट अकाउंटिंग ईयर में कितने मंथ्स थे उनसे डिवाइड कर दो। आई थिंक इससे आपके पास एक एस्टिमेशन निकल आएगा कि हमारी पार्टनरशिप फर्म हर महीने कितना प्रॉफिट कमाती है। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? नंबर ऑफ मंथ्स टिल द डेट ऑफ डेथ। जैसे कि मैंने अभी अभी एग्जांपल लिया कि 4 मंथ्स हैं, और मल्टीप्लाई कर देंगे उसको किससे? शेयर इन पीएसआर, कि इस पार्टनर का जिसकी डेथ हुई है उसका प्रॉफिट का शेयर क्या है। तो बेटा आपके पास अमाउंट कैलकुलेट होगी, दैट्स ऑल। लेकिन बच्चे ये फॉर्मूले बुक में नहीं होते हैं, तो आप लोगों को ध्यान से इस टर्म को नोट कर लेना है, इसको ध्यान से क्वेश्चंस में अप्लाई भी करना। 99% बेटा आपके क्वेश्चंस के अंदर जो होता है वो यही फॉर्मूला यूज होता है, 99.9%। 0.1% है कि अगर आपको सेल्स बेस्ड के बारे में बोला जाता है, तो ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिवली नेक्स्ट वर्क पे। टाइम बेसिस फॉर्मूला याद रहेगा बेटा। ठीक है। अब सेल्स बेसिस कैलकुलेशंस कैसे की जाती है? अगर हमें प्रॉफिट की कैलकुलेशन सेल्स पे कैलकुलेट करनी हो तो बेटा इसको ना, कैलकुलेशन को आप 2 स्टेप में डिवीजन करो। थोड़ा सा बेटा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, लेकिन एग्जाम के अंदर बेटा रिस्क भी रहेगा और आपको 100% श्योरिटी रहेगी कि आप 6 मार्क्स इसमें स्कोर कर ही पाए। ठीक है। तो इसको 2 स्टेप्स में कैलकुलेट करिए। पहला स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा बेटा? सेम वही फॉर्मूला जो आपने अभी पीछे फॉलो किया है। लास्ट अकाउंटिंग ईयर में कितना प्रॉफिट अर्न किया, उसको पहले तो हमने 12 से डिवाइड किया था ना, क्योंकि वो टाइम बेस्ड था। अब ये किस पर बेस्ड है? सेल बेस। बेस का मतलब नीचे, नीचे जो है वो क्या आएगी? सेल। टाइम बेस्ड होगा तो नीचे क्या आएगा? टाइम, यानी कि मंथ्स। ठीक है। तो लास्ट ईयर की सेल क्या थी, इसको डिवीजन करेंगे तो आपके पास रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल निकल आएगा। फिर स्टेप नंबर 2, यानी कि हम कितना परसेंट प्रॉफिट कमाते हैं ये आपको पता लग गया। फिर आप क्या करो? करंट ईयर की सेल ले लो, क्योंकि आपको पता तो है ही कि आप कितने परसेंट प्रॉफिट कमाते हो। तो करंट ईयर की सेल अप टू द डेट ऑफ डेथ, यानी कि जो हमने एग्जांपल लिया था उसके अकॉर्डिंग अप्रैल, मई, जून और जुलाई। तो बेटा ये आपके 4 मंथ्स हैं, इनके अंदर कंपनी ने कितनी सेल करी है वो लीजिए। उन चारों मंथ्स की सेल्स को जो आपने नंबर 1 स्टेप में रेट ऑफ प्रॉफिट निकाला ना, उससे मल्टीप्लाई कर दो। और उसके बाद उसको शेयर इन पीएसआर, जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका पीएसआर में क्या शेयर है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। दैट्स ऑल बेटा, ये भी सिंपल है। ठीक है। रेट ऑफ प्रॉफिट बेटा हमेशा जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चंस के अंदर गिवन हो। कई बार आपको कैलकुलेट करना पड़ता है और कई बार ये आपको क्वेश्चंस में गिवन भी हो सकता है। तो बेटा ये चीज ध्यान रखना, हो सकता है कि आपको हर बार क्वेश्चन में स्टेप 1 अप्लाई ही ना करना पड़े। तो क्वेश्चंस टू क्वेश्चन बेटा ये स्टेटमेंट वैरी करती है, तो हम जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतना हमारे कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ता जाएगा, चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो सेल्स बेस्ड कैलकुलेशंस क्लियर बेटा। नेक्स्ट, अब जर्नल एंट्री क्या होगी? अगर पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो बेटा, यहां पर ये वैसे तो एक इम्पॉसिबल सी लाइन लगती है कि एक पार्टनर की डेथ हो गया तो भाई रेशियो क्यों नहीं चेंज हुई। इनफैक्ट इस बात का मतलब ये होता है कि अगर 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1।
अब सी की डेथ हो गई। अब सी की डेथ हो गई तो बाकी पार्टनर्स के बीच में रेशियो क्या रहेगी, 3:2। तो बेटा इस कंसेप्ट को हम लोग ये बोलते हैं कि पार्टनर्स ने आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं की। ठीक है। जब पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं करते तो आप ये जर्नल एंट्री पास करेंगे। अमाउंट क्या होगी, अमाउंट तो बेटा डिपेंड करेगी, जो आपने अभी अभी पिछली स्लाइड्स में किया वो अमाउंट तो या तो टाइम के ऊपर बेस्ड निकलेगी या फिर सेल्स पे बेस्ड निकलेगी। वो जैसा भी होगा वो क्वेश्चंस के अंदर आपको पॉइंट आउट करेगा। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाती है, मतलब पार्टनर्स के बीच में पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 3:1, सी की डेथ हो गई और बाद में इन पार्टनर्स ने क्या किया, ए और बी ने इक्वल प्रॉफिट बांटना शुरू कर दिया, तो 3:2 नहीं रही ना रेशियो को, इसको हम बोलते हैं चेंज हो गई। तो यहां पर आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ आप गुडविल वाला ही पॉइंट अप्लाई करेंगे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लेकिन बेटा ये वर्ड मैंने यहाँ रॉन्ग लिख दिया, अब आप यहाँ गुडविल नहीं लेंगे, आप यहाँ गुडविल नहीं लेंगे बेटा। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ करेक्शन करनी है, टाइपिंग एरर हो गई है। तो यहाँ आप लेंगे जो आपने प्रॉफिट कैलकुलेट किया ना, टाइम बेस्ड या सेल्स बेस्ड। ठीक है, तो आप वो प्रॉफिट का अमाउंट कैलकुलेट करोगे जो आपने टाइम या फिर सेल्स के ऊपर बेस्ड कैलकुलेट किया था इससे पहले वाले स्लाइड। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके, गेन के शेयर के साथ या फिर सेक्रीफाइस के शेयर के साथ। लीजिए बेटा, ये सारा कंसेप्ट है बेटा आप लोगों के डेथ ऑफ अ पार्टनर टॉपिक का। आपका डेथ ऑफ अ पार्टनर के सारे कंसेप्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ए बी सी पार्टनर्स हैं एक फर्म में, जिनमें सी की डेथ कब हुई है, 31 मई। बेटा सबसे पहले डेथ डेट को नोट करने की हैबिट आ गई है, 31 मई 2025 को इस पार्टनर की डेथ हो गई। उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट लास्ट अकाउंटिंग ईयर, उसके ऊपर बेस्ड डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 3 कंप्लीट ईयर्स ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, बिफोर डेथ। तो आपको 3 इयर्स का एवरेज कंसिडर करना है, तो लास्ट ईयर की जगह बेटा आपको एवरेज प्रॉफिट फॉलो करना होगा। तो लास्ट 3 इयर्स का एवरेज कितना है, 1 लाख, 1 लाख और 70। तो इट मीन्स हमारा 2,70,000 रुपीज टोटल प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 3 ईयर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 90,000 रुपीज, ये बेटा मेरा एवरेज प्रॉफिट है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, आपको डेथ की डेट तक का प्रॉफिट कैलकुलेट करना। अब लास्ट अकाउंटिंग ईयर कब कंप्लीट हुआ, बेटा ये देखो यहां से आप ये हिंट ले सकते हो, 22-23 मेंशन है। अब बेटा ये जब इस तरीके मेंशन होता है ना, तो इसका मतलब यही होता है कि 31 मार्च को हमारा ईयर एंड हो रहा है और अप्रैल से स्टार्टिंग है, यानी कि 1 अप्रैल 22 से लेकर 31 मार्च 23 है। ये भी बेटा अप्रैल से लेकर मार्च तक का टाइम पीरियड है। तो इट मीन्स हमारे अकाउंटिंग ईयर लास्ट जो कंप्लीट हुआ होगा वो कब हुआ होगा, 31 मार्च। यहां से यहां तक अगर मैं काउंट करूं तो अप्रैल और मई, 2 मंथ्स बेटा मेरा ये ईयर है जिसका मेरे को प्रॉफिट कैलकुलेट करना। इसने हमसे पूछा क्या है बेटा, इसने सिर्फ हमसे ये पूछा है कि इसकी जर्नल एंट्रीज बता दो। तो बेटा सिर्फ जर्नल एंट्री आपको पास करनी है और वो भी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज नहीं हुई। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होती तो बेटा हम लोग एंट्री क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। और टू, किस पार्टनर की डेथ हुई है बेटा, नेम चेक करिएगा, सी की डेथ हुई है। ठीक है, तो सी का कैपिटल अकाउंट में ये अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे डिसीज पर। कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, ये लीजिए बेटा, एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 90,000। ये लीजिए बेटा, इसको डिवाइड कितने से करेंगे, 12 से। मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, नंबर ऑफ मंथ टिल द डेट ऑफ डेथ। और मल्टीप्लाई करेंगे PSR में इसका प्रॉफिट का शेयर कितना था। तो प्रॉफिट का शेयर बच्चे यहाँ अगर मैं देखूं तो मेरे को ओल्ड रेशियो तो गिवन ही नहीं है। तो हर पार्टनर का इक्वल शेयर है जब हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना मेंशन हो। तो अगर मैं इसको कट करता हूं तो बेटा ये 6, ये 15, और अगर आप 3 से कैलकुलेशन करते हैं तो ये 5,000 रुपीज हम फर्स्ट क्वेश्चन की ये जर्नल एंट्री पास करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका।
ठीक है। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो बेटा फिर आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क बढ़ जाता है, क्योंकि तब आपको एंट्री करनी पड़ती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कितने पार्टनर्स हैं, ए बी सी। इनका ओल्ड शेयर कितना है, 1/3, 1/3, 1/3। सी की तो डेथ हो गई तो इसका शेयर कितना होगा, 0। तो इसका 1/3 बेटा क्या आना चाहिए, सेक्रीफाइस। और इन्होंने न्यू रेशियो क्या बना लिया, 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गई ना, तो 3/5, 2/5। ठीक है। बेटा ये पॉइंट याद है ना आप लोगों को? अगर ये पॉइंट याद नहीं है बेटा, ये आप अपने लास्ट कंसेप्ट का वीडियो होगा बेटा, उसको जरूर एक बार फॉलो करिए। उससे आपको ये चीज और ज्यादा बेटर क्लियर होगी, उसको जरूर पहले एक बार बेटा चेक जरूर करें। तो एलसीएम अगर हम लोग लेंगे बेटा, 15 एलसीएम आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4/15 नेगेटिव। नेगेटिव हम लिखते नहीं बेटा, इसको हम लिखेंगे गेन। ठीक है। और यहां पर भी फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, 15 हम लोग एलसीएम ले रहे हैं। ठीक है। और 15 एलसीएम लेने के बाद 5 - 6, ठीक है, -1, यानी कि 1/15, इसका भी क्या निकल के आएगा, गेन। क्लियर। तो अब बेटा दोनों का गेन और सेक्रीफाइस आ चुका है, तो अब हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, यानी कि ए कैपिटल अकाउंट डेबिट और बी का भी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि दोनों के दोनों पार्टनर्स कौन है, गेनिंग पार्टनर्स। ठीक है। और टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, सी। सी कैपिटल अकाउंट। आपकी बुक की लैंग्वेज बोलूं तो बेटा गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ठीक है। और प्रॉफिट का शेयर कितना था, यहाँ बेटा जो हमारी प्रिंटिंग मिस्टेक हुई थी, अगर आप लोगों को याद हो, 5,000 मल्टीप्लाइड बाय गेन का शेयर 4/50। 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/50। 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। तो बेटा ये आपकी कैलकुलेशंस कंप्लीट हो जाती है, दैट्स ऑल बेटा, ये क्वेश्चन आपका पूरा होता है। ठीक है। तो बेटा इस ढंग से आप लोगों को क्वेश्चंस के रिगार्डिंग इनकी कैलकुलेशंस देंगे। होप कि आपको फर्स्ट एग्जांपल क्लियर होगा बेटा, पॉइंट्स में आ रही है वैल्यू, बिल्कुल आ रही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी वैल्यू आ रही है वो आपको को कैलकुलेट करके लिखनी है। फ्रैक्शनल नंबर में मत लिखना बेटा, रुपीज में कन्वर्ट कर देना। नेक्स्ट, एक ये क्वेश्चन और है बेटा आप लोगों के लिए। तो इस क्वेश्चन पे भी ध्यान देते हैं, इसकी स्टेटमेंट बेटा पहले आप लोग ध्यान से पहले चेक कर लें। ये वही क्वेश्चन है बेटा जो आपको करने के लिए दिया गया था। अब यहां पर आपको बेटा पूरा कैलकुलेशन करना है कि आपको एग्जीक्यूटर को कितना पे करना। तो ऑब्वियसली बेटा अगर एग्जीक्यूटर के सारे कैलकुलेशंस करने हैं तो मेरे को यहाँ क्या करना पड़ेगा, लेजर बनाना पड़ेगा। इसमें डेथ किसकी हो रही है, ए की डेथ हो रही है, तो ए की डेथ हो रही है तो हम लोग कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे किसका, ए का। और एंड में जो बैलेंस आएगा वो किसको ट्रांसफर कर देंगे, एग्जीक्यूटर। ठीक है। तो ये लीजिए बेटा। तो सबसे पहले अगर हम अपना क्रिस्प जी फॉलो करें तो बेटा ये हमारे थे CRISP और जी। तो क्रिस्प जी हम लोग सबसे पहले क्या चीज पे करते हैं इन पार्टनर्स को, कैपिटल। तो यहां पर बेटा कैपिटल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस बीट। कितनी कैपिटल है ए की, 24,000। सिंपल बेटा, अपने स्टेप्स को यहाँ से फॉलो करते जाए, जैसे जैसे वो पॉइंट आउट करेगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे। ए की डेथ कब हुई, 30 सितंबर। ये बेटा ये हमेशा एक इंपॉर्टेंट डेट होती है ये वाले। और ऊपर से बैलेंस शीट हमें कब की, मैंने ये रही 31 मार्च। ये दो पॉइंट्स को बेटा पहले हाईलाइट भी कर देता हूँ मैं आपके लिए। ये देखिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों को बेटा पहले फोकस कर लिया। ठीक है। तो मैं यहाँ राइटिंग कर देता हूँ, 31 मार्च लास्ट है और 30 सितंबर। तो बीच में कितने मंथ्स हो गए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। 1 2 3 4 5 6। तो बेटा दोनों के बीच में 6 मंथ्स का गैप। ठीक है। अंडर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इस पार्टनर को क्या मिलेगी, कैपिटल। बेटा ये तो लिखने की भी नहीं है, मैंने बिना कहे ही आपको पे कर ही दिया, तो ये पॉइंट तो बेटा मैं कर चुका हूं, तो मैं इसको कट कर देता हूँ कि ये डन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट करना है 12% पर एनम। तो बेटा फॉर्मूला बताएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या फॉर्मूला था,
कि ए की जो कैपिटल है 24,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट, रेट है 12% पर एनम, नंबर ऑफ मंथ टिल द डेट ऑफ डेथ यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 12, 12 से 12 कैंसिल करिए, ये कैंसिल करिए, 240 इंटू में 6, 1440 रुपए, ये क्या निकल आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, 1440। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट यहां से अगर मैं इसको कट करता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर इन द गुडविल। तो बेटा गुडविल के लिए तो मैंने आपको बार बार बोला है कि गुडविल के लिए आप हमेशा जर्नल एंट्री पास जरूर करेंगे। तो गुडविल लास्ट 4 इयर्स का एवरेज करना, 4 इयर्स का एवरेज। ठीक है, और प्रॉफिट की कैलकुलेशन वो भी किस पर करनी है, लास्ट ईयर के ऊपर बेस्ड करनी है, वो एवरेज पे नहीं करनी बेटा, टाइम बेस्ड है वो भी। प्रॉफिट लास्ट 4 इयर्स का आपको गिवन तो है ही, 1 2 3, बेटा यहाँ आपको 3 इयर्स का प्रॉफिट गिवन है, फोर्थ ईयर का प्रॉफिट नहीं गिवन, तो बेटा फोर्थ ईयर का प्रॉफिट हम लोग कहाँ से लेकर आएंगे। ठीक है बेटा, ये एक अच्छा पॉइंट है जो आपके इस क्वेश्चन के अंदर आया हुआ है। तो इस पॉइंट की क्या, तो बेटा प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन है वो 4 ईयर परचेज है और लास्ट 3 इयर्स का एवरेज करना, सॉरी बेटा एवरेज जो करना है वो लास्ट 3 इयर्स का है। लेकिन अगर हमें बेटा 4 इयर्स का भी एवरेज करना होता ना, तो हम लोग बैलेंस शीट के अंदर आपको कहीं ना कहीं P&L मिलेगा, तो वो 1 ईयर की वैल्यू वो बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपको बैलेंस शीट में नहीं गिवन था, तो इट मीन ये पॉसिबल भी नहीं था कि वो 4 इयर्स के डाटा आपको कैलकुलेट करने के लिए बोले। तो ये ध्यान रखिएगा बेटा, ये भी एक ट्रिक होती है कुछ क्वेश्चंस के अंदर। तो 3 इयर्स का एवरेज करना है, तो बेटा ये तो हमारे लिए बहुत ही सिंपल रहेगा। ठीक है, हाँ जी, तो बेटा लास्ट 3 इयर्स का अगर हम लोग एवरेज करते हैं तो गुडविल का शेयर, गुडविल के लिए बेटा हम लोगों को ये पता है कि गुडविल के लिए हमारी कैलकुलेशन लास्ट 3 इयर्स का एवरेज 27, 9,000 रुपीज आपका एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 4, तो पूरी फर्म की गुडविल कितनी है 36,000। अब आपको कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, गेनिंग और सेक्रीफाइस। ठीक है, तो गेन और सेक्रीफाइस के लिए हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। तो यहां अगर हम लोग देखें तो ओल्ड रेशियो क्या है 3:1, क्या आपको कोई न्यू रेशियो गिवन है, नहीं है ना गिवन। तो बेटा जब न्यू रेशियो नहीं गिवन होती तो हम लोग क्या करते हैं, एक पार्टनर को गायब कर दो। ये लीजिए बेटा, ये कैसे करते हैं ये देखिए, A B C, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी 3:1, 3:1, 3/6, 2/6 और 1/6, माइनस माइनस माइनस। यहां से अब हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो 0, क्योंकि ए की तो डेथ हो गई। अब इनके बारे में कुछ नहीं गिवन ना, तो इनका रेशियो क्या है 2:1, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ओवरऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बन गई 2/3 और 1/3। तो यहां से अगर मैं बेटा चेक करता हूं तो 100% 3/6, इसका तो क्या आ रहा है सेक्रीफाइस। और अगर मैं इसके लिए कैलकुलेट करूं तो 6 हमारा एलसीएम हो गया, तो 2 में से अगर मैं 4 माइनस करता हूं तो 2/6 मेरा क्या निकल आएगा गेन। और यहां पर अगर मैं 6 एलसीएम लेता हूं तो 1 - 2 यानी कि 1/6 मेरा क्या निकल आएगा गेन। तो आई थिंक अब आपके पास बेटा बिल्कुल सिंपल पॉइंट बन चुका है, ये गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो यहां अगर हम लोग चेक करते हैं तो हमारा बी पार्टनर जो है वो गेनिंग वाला है, तो बी का कैपिटल अकाउंट और सी का कैपिटल अकाउंट ये हम लोग डेबिट कर देंगे, और टू ए का कैपिटल अकाउंट ये हम लोग क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, फर्म की गुडविल यानी कि 36,000 इंटू में बी, बी का अमाउंट कितना था 2/6, फर्म की गुडविल इंटू में सी का अमाउंट कितना है 1/6, फर्म की गुडविल इंटू में ए का सेक्रीफाइसिंग अमाउंट कितना है 3/6। अगर हम ये कैलकुलेशन फॉलो करते हैं तो बेटा ये अमाउंट कितना आ रहा है 18,000 रुपीज, इसका अगर आप करते हैं तो ये कितना आ रहा है 12,000 रुपीज, और ये कितना आ रहा है 6,000। ठीक है, तो गुडविल की एंट्री डन। तो बेटा इससे आपको ये पता लग जाएगा कि ए के लेजर में आप गुडविल के लिए क्या मेंशन करेंगे, वाई बी
और बाय सी कितना कितना अमाउंट, बी और सी, क्योंकि ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो बी और सी ये क्रेडिट साइड में पोस्ट कर देंगे कितना, 12,000 और 6,000। बेटा ये आपकी गुडविल की अमाउंट की पोस्टिंग बन जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट बेटा अगर मैं इसमें देखूं तो लास्ट एक पॉइंट और बचता है बेटा, हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, और वो सिर्फ किस पर बेस्ड रखना है, लास्ट ईयर के प्रॉफिट पे। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है बेटा, 7,000। तो टाइम बेस्ड फॉर्मूला फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर नहीं इंफॉर्मेशन तो टाइम बेस्ड ही फॉलो होगा। 7,000 डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर के मंथ्स 12, मल्टीप्लाइड बाय करंट ईयर के मंथ्स। बेटा ये मंथ्स हमने अभी अभी ऊपर कैलकुलेट किए थे, कितने मंथ्स थे, 6, मल्टीप्लाइड बाय डिसीज पार्टनर का शेयर 3/6। ये लीजिए बेटा, इजिली कैलकुलेट हो जाएगा बेटा, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। तो 7,000 डिवाइडेड बाय 4, तो बेटा ये अमाउंट आप लोगों का कितना आएगा, 7,000 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे, वन, ये हमारा अमाउंट कितना निकल आएगा, 1, ठीक है, 7,550, 1,750। तो ये जो 1,750 हमारा अमाउंट निकल के आएगा, ये वैल्यू हम लोग यहाँ अपने अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। क्या लिखेंगे, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो बेटा चेंज तो हुई नहीं, तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होती तो हम लोग क्या वर्ड मेंशन करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 1,750। अब डेबिट में तो कुछ है ही नहीं बेटा, यहाँ वैसे चेक कर लीजिए रिजर्व थे, तो रिजर्व का शेयर भी देना पड़ेगा। रिजर्व का शेयर यहाँ बैलेंस शीट में है बेटा, ये भी ध्यान देना है। तो रिजर्व का कितना अमाउंट है, 6,000 रुपीज। रिजर्व का अमाउंट बेटा आप अगर बैलेंस शीट के अंदर फोकस करिए, ये रहा रिजर्व का अमाउंट, ये देखिए बेटा, ये रहा रिजर्व का अमाउंट, 6,000 रुपीज। तो रिजर्व तो बैलेंस शीट के अंदर ही मिलेंगे ना, तो रिजर्व कितने के हैं, बाय रिजर्व 6,000 × 3/6, तो 3,000 रुपीज ये भी आ जाएगा। अब इन सब का टोटल करके, तो बेटा जो भी टोटल करके डेबिट में कुछ रिकवरी तो करी ही नहीं है आपने, तो सारा का सारा अमाउंट हम लोग किसको दे देंगे, ए के एग्जीक्यूटर को पे कर देंगे। तो ए का एग्जीक्यूटर क्या करेगा, ये सारा का सारा टोटल अमाउंट रिसीव करेगा बेटा। दैट्स ऑल बेटा, ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है। इसके बाद बेटा एक क्वेश्चन और है, जो बिल्कुल इसी तरीके का एक क्वेश्चन और भी दिया गया था आप लोगों को। ये क्वेश्चन था बेटा, इसके अंदर सारे टर्म्स बेटा सेम है। ठीक है। एक पॉइंट डिफरेंट है, क्योंकि इसमें आपको प्रॉफिट की कैलकुलेशन सेल्स बेस्ड करनी है। तो बेटा मैं आपको सिर्फ सेल्स बेस्ड प्रॉफिट की कैलकुलेशंस के बारे में बता रहा हूँ, बाकी आप पूरा पॉइंट कैलकुलेट करके बेटा कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा। अगर आपकी कोई मिस्टेक होंगी तो आपको उसके रिगार्डिंग भी रेक्टिफाई करवा दिया जाएगा। ठीक है। ईयर प्रॉफिट, जो कि मेरे को यहां से दिखाई दे रहा है कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 1,25,000, डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर की सेल, लास्ट ईयर की सेल है बेटा 4,50,000, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहां से मेरे पास ये वैल्यू निकल के आती है कि मेरी रेट ऑफ प्रॉफिट कितना है। तो रेट ऑफ प्रॉफिट बेटा अगर मैं यहाँ कैलकुलेट करता हूँ तो आई थिंक ये इजिली कैलकुलेशन हो जाएगी, 4,50,000 रुपीज था। ठीक है, 4,50,000, 3030 कट करेंगे बेटा, 1010 कट करेंगे, और 1,250 डिवाइडेड बाय 45। आई थिंक बेटा ये डेसिमल में आएगा, तो मैं इसको इतना ही परसेंटेज लिख देता हूँ, इग्नोर करते हैं, हम सोल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या होता है, करंट ईयर की सेल। करंट ईयर की सेल कितनी है, 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई। ये देखो बेटा, 1 अप्रैल से हमारा अकाउंटिंग ईयर शुरू हुआ, जुलाई तक उसकी डेथ हुई, तो करंट ईयर की सेल हमारी कितनी है, 2,70,000 रुपीज। तो 2,70,000 इंटू में रेट ऑफ प्रॉफिट जो हमने नंबर 1 से निकाला, तो रेट ऑफ प्रॉफिट 1,250 डिवाइडेड बाय 45, इंटू में 1/100 परसेंटेज के नाम का, और इनटू में बेटा उसका प्रॉफिट का शेयर, तो साधु की डेथ हुई है तो प्रॉफिट का शेयर कितना है, 4/10, फर्स्ट लाइन में गिवन। तो ये सारा अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 3 जीरोस, बेटा ये जीरोस आप कट कर लीजिए। 45 से अगर आप इसको कट करते हैं तो आई थिंक 6 पे कट हो जाएगा,
तो ये तो बहुत ही सिंपल होगी अब कैलकुलेशन। 1250 इंटू में 4, ये बेटा 5000 आ गया। 6 आगे है ही, तो इसका शेयर इन प्रॉफिट कितना आ रहा है? 30,000। तो बेटा बाकी का पॉइंट आप कैलकुलेट करिए बेटा, और इसका टोटल आंसर जो है ये आप लोगों को बेटा हम एक बार बाद में बताएंगे। आप इस क्वेश्चन को बेटा बाकी पॉइंट्स क्रिस्प जी फॉलो करें और कैलकुलेट करके बताएं कि क्या आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। आंसर बेटा अपना कमेंट्स में जरूर दीजिएगा, डेसिमल्स में आ सकता है। ठीक है, तो डेसिमल्स देखकर बेटा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आंसर्स डेसिमल्स में आ सकते हैं। तो जो भी पॉइंट आएंगे बेटा वो आप एक बार कमेंट्स में मेंशन करिए, चेक करते हैं कि आप लोगों ने कितना पॉइंट इससे कवर अप किया है। ठीक है, ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।